अमेरिका बि ज़ोर लॻाए पई ऐं हुन बि धमकी ॾिनी आहे चाइना त जेकॾहिं अव्हां कुझु कयो त असां अव्हां सां विढ़ंदासीं। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि त हू यमन वारा जेके आहिनि उहो सऊदी अरबिया ते हमला कनि पिया त ईरान वारा हींअर ख़ामोश आहिनि। इहो सियासत। ॿियो त असां वटि हिन कश्मीर वारो मसइलो हींअर थधो नज़र पियो अचे हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जो मसइलो हल थी वियो आहे या छा आहे। उन खां पोइ असां वटि हींअर हीउ जेको अंदरूनी सूरत हाल आहे असांजे मुल्की सूरत हाल आहे उन में अरिड़हं में इलेक्शन थी हाणे 23 में इलेक्शन थियण वारी आहे। इन में छा थींदो? पीपल्स पार्टी त जीअं असीं ॾिसूं पिया त बलोचिस्तान मां बि जड़ी ख़तमु थी, KPK मां ख़तमु थी को हिकु अधु मेंबर आहे, पंजाब में बि रुॻो ॻाल्हियूं कनि पिया, सिंध में रही आहे। हाणे सिंध में जेका रही आहे इहो कारकर्दगी कोन्हे पर सिंधी पंहिंजे उन क़ौम परस्ती जे हिसाब सां वोट ॾियनि था। हू हुनजी कारकर्दगी कोई कोन्हे। जेको अॼु सॼो ॾींहुं ॿुधोसीं त ज़रदारी हुते हमला कया हुते कया माण्हू माराया ज़मीननि ते हथ कया के त वीचारा लिखी ॾेई विया जीअं इहे बि ॻाल्हियूं हलियूं त हुननि ॾिसो ज़िंदगी हली वेंदी लिखी ॾेई जान छुटे। त इन हिसाब सां ऐं हिते असां वटि थर में चाइना अची लथो आहे जेको कोयले ते कंट्रोल करे ऐं के माण्हू समझदार चवनि पिया त कुझु ॾींहंनि खां पोइ साल ॿिनि या 4-8 सालनि खां पोइ हीउ जेको थर आहे इहो चाइना जे हवाले थींदो ऐं तक़रीबन मुल्क बि चाइना जे हवाले थींदो। सी पैक ॿिया टिया हेॾा होॾा इन जो छा थींदो? सब दोस्तों ने रखा, बहुत अच्छा रखा। और मेरे ख्याल में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी कमेटियों में लोग हैं उनको आलमी सूरत हाल का तजिया करते हुए उसका हमारे मुल्क पर कैसे इतलाक होता है वो देखना चाहिए और उसके बाद हमारे फ़राइज़ क्या होने चाहिए वो पेश करने चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्ट फ़लसफ़े की बुनियाद है तज़ादात पर। अब तज़ाद क्या है, आलमी तज़ाद क्या है, अंदरूनी मुल्क तज़ाद क्या है, इलाकाई तज़ाद क्या है। और ज़ाहिर है तज़ाद मज़हब का नहीं है, ज़ाहिर है तज़ाद जो है किसी नस्ल का नहीं है, तज़ाद बुनियादी तौर पर माशी है। उन माशी तज़ादात को जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि कभी वो मज़हब की बात करते हैं, कभी मसलक की बात करते हैं, तो कभी नस्ल की बात कर देते हैं। लेकिन सरमाएदाराना निज़ाम इस वक्त खुद ही 3 तज़ादों का शिकार हो गए। मार्क्सी फ़लसफ़े को पढ़ने के बाद जो हम उस पर यकीन रखते हैं तो उससे पता ये चलता है कि कायनात, इंसानी समाज और इंसान, वो समाज पाकिस्तानी हो, आलमी समाज हो, वो कुछ तज़ादात के बुनियाद पर हरकत में रहता है। और अगर वो तज़ाद मौजूद न हो तो हरकत ख़त्म हो जाती है। और जब हरकत ख़त्म हो जाती है तो कहा जाता है कि ये चीज़ मर गई। जैसे हमारे जिस्म में, हर सेहतमंद आदमी के जिस्म में रोज़ाना 1500 के करीब कैंसर के सेल पैदा होते हैं और कैंसर को अपनी खुराक बनाने वाले कोई 2200 से 2500 सेल पैदा होते हैं। अगर ये तवाज़ुन कम हो जाए कि, और वो क्या वजूहात होती हैं वो डॉक्टर बताते हैं कि तवाज़ुन कम हो जाए कि कैंसर को खाने वाले सेल्स जो हैं वो कम पैदा होना शुरू हो और वो ज़्यादा पैदा होने शुरू हो तो कहीं ना कहीं वो अटैक कर लेते हैं, आदमी बीमार हो जाता है। सफ़ेद खलिए और सुर्ख खलिए इनके दरमियान भी एक तज़ाद रहता है। तो इसी तरह इस तज़ाद के बुनियाद पर पूरी एक कायनात के अंदर चीज़ें काम कर रही हैं। तो सरमाएदाराना निज़ाम इस वक्त खुद 3 बड़े तज़ादात का शिकार है। एक तज़ाद सबसे बड़ा ये हो गया है कि इजाफी पैदावार है, पैदावार बेइंतहा है। और पहले पैदावार होती थी ऐसी फैक्ट्रियों में, ऐसे इदारों में जिसमें 3 शिफ्टों में 20-20 हज़ार एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो ऑटोमाइजेशन के नतीजे में उन्होंने ऐसी मशीनरी बनाई है कि अब वो जहाँ पर 20,000 आदमी काम करते थे वो 2-3 हज़ार से काम कर रहे हैं। तो जब 2-3 हज़ार आदमी से काम हुआ तो 17,000 अफराद जो फारिग हो गए, उनके जेब में कुछ भी नहीं रहा।
تو جو چیزیں بن رہی ہیں تو وہ خریدے کہاں سے؟ تو اس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ شرک ہو گئی ہے، مارکیٹ چھوٹی ہو گئی ہے، یعنی بڑی صنعت کے بجائے چھوٹی صنعت، اور اس چھوٹی صنعت سے پیداوار پہلے سے زیادہ۔ دوسری بات کہ انہوں نے ورکرز کو روزگار دینے سے فارغ کرنے کے لیے اور ورکرز کو پرماننٹ ورکر رکھنے کی کیفیت کو توڑنے کے لیے راستے نکالے۔ فیکٹریوں میں تو انہوں نے لگا دیا کانٹریکٹ لیبر، لیکن اب اس کانٹریکٹ لیبر سے بھی ایک نئی فنامنا آ رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے گگ اکانومی، گگ گگ اکانومی۔ گگ اکانومی یہ ہے کہ کوئی پرماننٹ ورکر نہیں ہے، کوئی آنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہرجن نے فون اٹھایا، بائکو والے کو فون کر دیا کہ میرے گھر میں 2 کلو پیاز، 1 کلو ٹماٹر، 1 کلو آلو، 2 کلو مرغی کا گوشت لے آؤ۔ وہ وہاں سے خریدے گا، ان کے پاس پہنچائے گا، آنے کا جانے کا کرایہ بھی اس میں شامل، اور وہ جو سامان لیا اس کی بھی پیمنٹ کر دیا، گھر سے نکلا ہی نہیں۔ مہینہ کا سودا چاہیے، گراسری اسٹور کو پر فون کیا، وہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس وقت 8 آدمی آ گئے، اب ہم تو پریشان ہو جائیں گے، گھر والے سو گئے، اب میں کیا کروں؟ فوراً فوڈ پانڈا کو فون کرے گا کہ 10 آدمیوں کے لیے اتنی بریانی، اتنی مرغی کڑھائی، اتنی جو چپس، اتنی ٹماٹر چپس، یہ چلیز، یہ ساری، اور اتنی روٹی، یہ فوری طور پر ہمارے گھر پہنچ گئی۔ وہ پونے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ گئی۔ اب جو ورکر کام کر رہا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ ٹرپ پر بھی نہیں ہے، ٹرپ کے کلومیٹر کتنے اس نے طے کیے، اس کلومیٹر کے حساب سے اس کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ اگر لاہور میں ہے، اگر کراچی میں ہے تو اس کی پیمنٹ زیادہ بنے گی، اگر وہ حیدرآباد میں ہے تو اس کی پیمنٹ کم بنے گی۔ اس وجہ سے وہ ورکر ہے، صبح سے لے کر ارلی دی مارننگ اٹھتے ہیں، گھر والے کوئی فون کرتا ہے مجھے اتنی ڈبل روٹی چاہیے، مجھے اتنے انڈے چاہیے، مجھے دودھ چاہیے، وہ آدمی وہاں پہنچاتا ہے، اور رات کو سوتے وقت وہ فون آتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اس وقت جو ہے فیڈر چاہیے، فیڈر گھر میں نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے، تو وہ پھر فیڈر کے لیے دوڑتا ہے، اور اس پر اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے نہ سوشل سیکورٹی ہے، نہ ویجز کا تعین ہے، اب مرضی ہے سرمایہ دار دے، اور نہ ان کی آرگنائزیشن ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ورکر جو ہے وہ سارا دن اپنی محنت تو فروخت کرتا ہے، لیکن سرمایہ اتنا بھی نہیں آتا کہ اس گراسری اسٹور سے جس سے مال لے کر کامریڈ دیال کو پہنچایا وہاں سے اپنے گھر کے لیے لے جائے۔ تو پیداوار کے انبار ہو گئے، خریدار کم ہوتے گئے۔ تیسرا بحران پیدا ہوا ہے کہ جس اسپیڈ سے مال بنا رہے اس کے لیے اگر اپنے ملک میں مارکیٹ سکڑ رہا ہے تو کوئی اور مارکیٹ تلاش کرو، اور پھر جو مال تیار کر رہے اس کے لیے را مٹیریل بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر افغانستان کی بات اس وقت دنیا کے اندر 3 ممالک سب سے زیادہ لیتھیم پیدا کرتے ہیں، ذخائر ہیں لیتھیم کے ذخائر، بولیویا، افغانستان اور سوڈان، ان 3 میں لیتھیم سب سے زیادہ ہے، اور لیتھیم کا آنے والے دور لیتھیم کا ہے۔ جس طرح یہ الیکٹریسٹی کا دور پورا ہو رہا ہے، سولر اس کی جگہ لے رہا ہے، اسی طرح یہ پیٹرول پمپ کا زمانہ پورا ہو رہا ہے۔ اب اس کی جگہ پر بیٹری آ رہی ہے، وہ بیٹری جو ہے لیتھیم کے پلیٹس ہوں گی، جس کے نتیجے میں اس کو ایک مرتبہ 10 منٹ کے لیے چارج کیا وہ 100 کلومیٹر دوڑتی رہے گی، اور نہ وہ فاسل مادہ پیدا کرے گی، کاربن مونو آکسائڈ پیدا نہیں کرے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے ٹیکنالوجی کے آنے کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا مقابلہ چل رہا ہے، اور جو ممالک کنزیومر گڈس کی ٹیکنالوجی، سافٹ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی پر اپنی صنعت کو بڑھا رہے ہیں، وہ منافع زیادہ کما رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں پاکستانی کسی منسٹر کی پریس کانفرنس، تو اس پریس کانفرنس سے
में ये आया कि पाकिस्तान की माशी हालत इतनी बुरी है, इतना कर्जा हो गया है, अभी इतने कर्ज की जरूरत है, बजट का सारा इतना है, करंट डेफिसिट ये है, वो सारी बात हो गई। चाय की रिफ्रेशमेंट हुई, वहां पर कोई चीनी साहब भी बैठा हुआ था, तो मिनिस्टर साहब तो चले गए। उन्होंने कहा कि भाई ये कर्जा है, ये कर्जा है, ये कर्जा, ये कर्जा, ये कर्जा, अरे सारा आपका माल तो जापान ले जाता है, ये आपने यहाँ पर बसों के वहां से पार्ट्स आते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं, कार सैकड़ों किस्म की जापान की आती है, असेंबल करते हो, वो माल सारा उधर चला जाता है और कहते हो कि हम मकरूज हो गए। आप पहले तो इस पर पाबंदी लगाए ना कि ये कार नहीं आएगी, इसके पार्ट्स नहीं आएंगे, हम खुद बनाएंगे, जैसी तैसी बना सकते हैं ना, टीवी जैसी की तैसी बना सकते हो ना। आप चाइना से पार्ट्स मंगा रहे हो, जापान से पार्ट मंगा रहे हो और फिर यहाँ असेंबल कर रहे हो, तो दौलत तो आपकी सारी बाहर चली जाती है। अब ये टकराव है अमेरिका का और चीन का। अमेरिका हाईटेक, अमेरिका और जापान हाईटेक, चाइना सॉफ्टवेयर, लो कैटेगरी टेक्नोलॉजी, और अमेरिका जब देख रहा है कि कंज्यूमर गुड्स में से, मिसाल के तौर पर ये एक कोप भरा हुआ तांबे का है, अब मैं तांबा बेच रहा हूं और तांबा खरीदने वाला आप में से कोई दो आदमी है, उसमें मुझे जबरदस्त मुनाफा हो गया। लेकिन कोई दूसरा है जो इन सबको दूध बेच रहा है, अब दूध खरीदने वालों की तादाद ज्यादा हो गई, लिहाजा मुनाफे में बराबर हो गए। तो चीन दुनिया को कंज्यूमर गुड्स बेचता है, उससे दुनिया के 5 अरब आबादी से मुनाफा कमाता है, और अमेरिका कुल 20 करोड़ को अपनी टेक्नोलॉजी देता है, उसे अपना मुनाफा कमाता है। तो अमेरिका चाहता है कि चीन का मुनाफा कम नहीं कर सकते, तो अपना मुनाफा कैसे बढ़ाएं, या अपना मुनाफा बढ़ाने के साथ चीन का मुनाफा कैसे कम करें। तो अमेरिका का जरूरी हो गया है कि वार इकोनॉमी को बढ़ाए, जंगी जुनून को बढ़ाए। अब ये यूक्रेन का मसला आया नहीं, ये ज़हन में रखें कि यूक्रेन पर अमेरिका की तरफ से हमला करने के लिए जो बहरी जहाज जाएगा वो ब्लैक सी में जाएगा, काले समंदर में जाएगा। काले समंदर में दाखिल होने के लिए बास्फोरस से गुजरना पड़ेगा। बास्फोरस मानी तुर्की का यूरोपीय और एशियाई इलाके के दरमियान जो समंदर गुजरता है, वहां से गुजरना होगा। और वहां पर ये पहली जंग अजीम से पहले जब रूस और जापान की जंग हुई थी, तो उस वक्त ये मुआहदा तय पाया था कि ये बास्फोरस का रास्ता तुर्की किसी को गुजरने नहीं देगा, और सुल्तान तुर्की ने ये मुआहदा कर लिया था। बाद में दूसरी आलमी जंग के बाद ये मुआहदा हुआ कि बास्फोरस से जो जहाज आएगा वो एंट्री कराएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रहेगा इस ब्लैक सी में, फिर वापसी उसकी एंट्री होगी। अब तुर्की के लिए मसला हो गया है कि तुर्की उन जो अमेरिकी जहाज गुजरेगा उसकी चेकिंग करेगा। वहां पर रूस ने तुर्की से कहा है कि हमारे इंस्पेक्टर बैठेंगे कि यहाँ पर जो अमेरिकी जहाज, बरतानवी जहाज जा रहे हैं, उन जहाजों की हम चेकिंग करेंगे, तलाशी करेंगे कि क्या ला रहे हैं, जंगी असला तो नहीं ला रहे। अच्छा, अब एक तरफ हुआ कि जंगी जुनून पैदा करके असले के तजारत को बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ अमेरिका एक दूसरा तुरंग का पत्ता फेंका है कि जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया के बगैर मगरबी यूरोप अब अमेरिका के जंगों में उस तरह हिस्सेदार नहीं बन रहा। लिहाजा अगर यूक्रेन में जंग छिड़ जाती है तो जर्मनी और फ्रांस को फैसला करना होगा कि नेटो के साथ खड़े हैं या रूस के साथ खड़े हैं। अगर वो नेटो के साथ खड़े होते हैं तो रूस उनकी गैस बंद कर देता है, उनके चूल्हों का हाल वही होगा जो हमारा हाल हो रहा है, ठीक है। और अगर वो खड़े होते हैं अमेरिका के साथ तो वो गैस बंद करेगा, अगर रशिया के साथ खड़े होते हैं तो उनके लिए पूरे कैपिटल्स ब्लॉक में खलबली मच जाएगी। तो अमेरिका इस तरह के तुरंत के पत्ते फेंक रहा है। नजर ये आ रहा है कि यूक्रेन में कोई जंग नहीं होगी। बहुत सारे कह रहे हैं कि यूक्रेन में जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग होगी। आलमी जंग किसको कहा जाता है?
जैसे कहा जाता है अफगानिस्तान में आलमी जंग थी, एक मुल्क में जंग थी। आलमी जंग उसको कहा जाता है जो कई ममालिक में एक साथ लड़ी जा रही हो। जैसे पहली आलमी जंग क्या था, कितने ममालिक उसकी लपेट में आए, दूसरी आलमी जंग में कितने ममालिक लपेट में आए, उसको आलमी जंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने अरब ममालिक में अरब स्प्रिंग शुरू की, जो शुरू तो हुई इराक से, लेकिन इराक, लिबिया, शाम तक पहुंच गई और शाम में जाके नाकाम हुई। तो अब वहां पर इस लड़ाई को क्या आलमी जंग कहा जा सकता था? नहीं। क्यों? कि ममालिक एक दूसरे के सामने फौज नहीं ला रहे थे, प्रॉक्सीज के मार्फत जंग हो रही थी। प्रॉक्सीज की लड़ाई जो है वो आर्मी लड़ाई की शक्ल नहीं अख्तियार करती। तो अमेरिका और रशिया की ये जो इस वक्त टग ऑफ वार है, जो ज़बानी झड़पें हैं, वो बुनियादी तौर पर अमेरिका दुनिया में जंगी जुनून पैदा करके अपने असले के लिए दुनिया में मार्केट को फरोख्त देना चाहता है। रशिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर नेटो आके यूक्रेन में बैठ गया तो रूस में सोवियत इनकलाब से पहले जार बादशाह की किंगडम की जापान से जंगें हुई, यूरोप से जंगें हुई, तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ से फिर हमारे ऊपर ये सारे ममालिक मिलकर हमला न कर दे रूस पर। इस वजह से वो इस खौफ में मुब्तला है। लेकिन रशिया भी असले का तजारत करता है। दुनिया में असले की तजारत में पहला नंबर मुल्क अमेरिका है, दूसरा नंबर मुल्क जो है वो रशिया है। तो इस सारे खौफ की कैफियत पैदा करने के नतीजे में बाल्टिक कंट्रीज और ब्लैक सी, काले समंदर के गिर्द जितने ममालिक हैं तेजी से असला खरीद रहे, ऑर्डर्स आ रहे। तो दो बदमाशों ने जंगी माहौल पैदा करके सबको मजबूर किया है कि असला इकट्ठा करें। चाइना के लिए अमेरिका ने 3 तरीके अख्तियार किए उसको कंटेन करने के लिए। एक ये कि उन्होंने एक क्वेट एग्रीमेंट किया है। उस क्वेट एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका और ताइवान शामिल है और वो वहां रोज फौजी मशकें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सामने। अब चीनी जहाज वहां से जो तजारती गुजरते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से उनके पास सही तरीका था कि ग्वादर से आए, और वैसे भी शंघाई पोर्ट से जाके अमेरिका के बंदरगाहों तक इसको 19,500 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। अगर ग्वादर से वो शंघाई चले जाए, ग्वादर बाय सी आए, समंदर के जरिए आए, और ग्वादर से बाकी चीन तक जमीनी रास्ते से जाएं, तो उनके लिए 10,000 किलोमीटर बच जाता है फासला। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के मार्फत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, और हम आते हैं बाद में कि पाकिस्तान में नवाज रजीम किस एजेंडा के तहत तब्दील हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट किस मकसद के लिए लाई गई। लेकिन अमेरिका ने बड़ी कामयाबी से चीन के इस मंसूबे को फ्लॉप करा दिया, और जब इमरान खान नवाज की हुकूमत गई तो चाइना वाले समझ गए कि अब सीपेट खतरे में, और उन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत आने के इम्कानात बढ़ गए तो उन्होंने जाके ईरान से मुआहिदा कर लिया चाबहार का, और वो उनको एक पका पकाया फल मिल गया। किस तरह फल मिल गया कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया, और इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया था कि ग्वादर के मुकाबले में हम वहां बैठ जाएं, अमेरिका वहां आके बैठ जाए हमारे साथ, ताकि हम चीन के रास्ते को रोक सके। और अमेरिका ने इंडिया को ईरान के खिलाफ इक्तिसादी नाकाबंदियों के बावजूद इजाजत दी थी, इस्तिस्ना दिया था। क्या बला शक है, दुनिया सारी कह रहे हैं कि ईरान से कोई तिजारत न करे, ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट न करे, लेकिन आप जाके करो। उन्होंने डेवलप किया, फिर पता नहीं मोदी को क्या बीमारी लगी, वो पोर्ट खाली करके वापस चला गए, और उनको वहां से एक सड़क बनानी थी चाबहार पोर्ट से लेकर ईरान पूरा क्रॉस करके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। वो उन्होंने काम ही नहीं किया, वो चले गए। चीन ने फौरी तौर पर ईरान से मुआहिदा कर लिया $400 कि भाई यहाँ पर लगाएंगे। हमारे यहाँ मुआहिदा हुआ था $55 अरब का, और $6 अरब का मजीद गुंजाइश थी एक्सटेंशन की, वो वहां चले गए।
अच्छा, अब चीन के लिए प्रॉब्लम तो वही रहा, क्या रहा कि अगर वो चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करता है तो ईरान से गुजरने के बाद फिर भी अफगानिस्तान से गुजरना होगा, और अफगानिस्तान से बिलाशक चीन का बॉर्डर थोड़ा सा मिलता है, लेकिन सेंट्रल अफगानिस्तान से दूर दराज ईरान के बॉर्डर से निकलना पड़ेगा, सेंट्रल काबुल से करीब गुजर कर और दूर दराज ताजिकिस्तान के करीब जाके उनको चीन में दाखिल होना पड़ेगा। इसकी मानी ईरान के बॉर्डर पर भी खतरा और अपने बॉर्डर पर भी खतरा। तो अमेरिका ने जो तालिबान को बिठाया वो इसी मकसद के लिए बिठाया कि अब ईरान इसका चीन का यहाँ पर रास्ता रोको। अब वो बैठे रहेंगे बुद्धू बनकर शहरों में और देहात होंगे अमेरिकी प्रॉक्सीज के कंट्रोल में, और वो अमेरिकी मुखालिफ या जिसके अमेरिका का एजेंडा होगा उसके प्रॉक्सी वार का उसमें वो इस्तेमाल होंगे। तो अब चीन के लिए तो हो गई परेशानी। ये तजादात आलमी क्या एक तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं? नहीं। अगर तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार करते तो अफगानिस्तान की जंग में हो सकता था। दूसरा, ये जो वेनेजुएला, बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वहां पर जब लेफ्ट गवर्नमेंट्स आई और उन्होंने चीन और रशिया से एग्रीमेंट किए और अमेरिकी कंट्रोल से निकले, तो उस वक्त ये गुंजाइश मौजूद थी कि अमेरिका कूद पड़े और उनके और इन दोनों कैंपों के दरमियान लड़ाई हो जाए। ये एक ही निजाम के अंदर दो कैंप बन गए हैं। एक कैंप उसको आप मशरकी कैंप कहें, एक मगरबी कैंप कहें, एक वो जो पुराना साम्राज्य था, एक नया साम्राज्य है। लेकिन हम यूक्रेन के मसले को लेकर, किसी और मसले को लेकर हम पुराना सोवियत यूनियन जहन में बिठाकर ब्रिटेन की हिमायत नहीं करनी चाहिए। यही ब्रिटेन है जिसने यूक्रेन के एक सूबे पर कब्जा किया है, क्राइमिया पर कब्जा किया है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आया कि साम्राज्य है जो इधर कब्जा करता है। इसी तरह बर्तानिया ने फॉकलैंड में कब्जा किया था, जिस तरह इन्होंने किया है। अर्जेंटीना के जजीरे पर कब्जा किया ना बर्तानिया ने हमला करके। तो ये साम्राज्य है, इनकी लड़ाई में हमें किसी एक को दुरुस्त नहीं समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इन तजादात का नतीजा क्या निकलता है कि इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, लोगों को रोजगार के जराए नहीं मिल रहे। अमेरिका की ये कैफियत है, आप गूगल में जाकर यूट्यूब में जाएं और वहां सर्च करें हाउ मेनी पीपल लिविंग इन देयर कार्स, कितने लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है वो कार में सोते हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिलेगा जहां पर कारें आके रुकती हैं, लोग उसमें सोते हैं, सुबह पहुंचते हैं, पब्लिक लैट्रिन में जाते हैं, वहां पाखाना वगैरह किया, सफाई की, नहाए धोए या हाथ मुंह धोया, फिर आके अपने उस कार में बैठे या कहीं रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत खा लिया, घर नहीं है। ऐसे मर्द भी हैं, ऐसे औरतें भी हैं, क्योंकि जब उनको जान नहीं मिलेगी तो यही सूरत हाल हो जाएगी। अब हमारे जैसे मुल्कों में वो कमा रहे हैं, दो चीजों से कमा रहे हैं। इस वक्त हीरोइन का जितना कारोबार था उतना ही कारोबार जो है वो गिग इकोनॉमी के जरिए अमेजोन ने किया है। अमेजोन एक सेकंड में $1,00,000 कमाती है मुनाफा, एक सेकंड में $1,00,000। फाइजर कंपनी जिसका आजकल बूस्टर लग रहा है हमारे यहाँ, फाइजर कंपनी 1 मिनट में $1,00,000 कमा रही है। इसका नतीजा क्या हुआ है कि दौलत तेजी से चंद हाथों में मुर्तकिज हो रही है। अमेरिका की पॉपुलेशन अपनी जायदाद से महरूम होती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया में कोई 50 के करीब ऐसे अमीर लोग हैं जो दुनिया के 70% आबादी के जो असासे उसके बराबर वो मालिक है। ये हालत बन गई है दुनिया की। जनाब, इसके आलमी तौर पर असरात जाहिर है इस रीजन में भी होंगे कि उनके कन्फ्लिक्ट्स। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को करीब लाया जाए, इंडिया को चीन के साथ लड़ाया जाए, ताकि
चीन की तरक्की को सबोटाज किया जाए, जंगी हिकमत अमली की तरफ जाए। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF 2011 में अपनी एनुअल रिपोर्ट में जाहिर कर चुके हैं कि चाइना 2030 तक 2025 तक दुनिया की पहली नंबर इकोनॉमी हो जाएगी और हिंदुस्तान दूसरी नंबर इकोनॉमी हो जाएगी। और उस वक्त दुनिया की पहले नंबर इकोनॉमी थी अमेरिका की, दूसरे नंबर थी जापान की। 2025 में चीन ने 2015 में जापान से दूसरा नंबर छीन लिया। अब वो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है। अब वो कहते हैं ना कि सांप मारे, इसे आदमी को लाठी दो जो आपका दुश्मन है कि सांप को मारे। अगर सांप मर गया तब भी दुश्मन गया, अगर वो भी मरे, सांप ने उसको काट लिया तो वो भी मर गया, दुश्मन गया। तो अमेरिका ने इंडिया को चीन से लड़ा रहा है। ये जो पिछले दिनों लद्दाख में चीन और इंडिया के दरमियान झगड़े हुए वो उसी में। अब अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो और ये दोनों मिलकर चीन के खिलाफ लड़ाई में मेरा साथ दे। अब यहाँ आके सिचुएशन पाकिस्तान की तजिया मांगती है। इसको थोड़ा सा फिर पीछे रखते हैं। मिडिल ईस्ट में कैफियत बदल रही है। अमेरिका के ट्रंप के जमाने में उन्होंने हिकमत अमली अख्तियार की कि पहले अमेरिका यानी हम अमेरिका के अवाम के जेब में पैसे डाले ताकि उनका कुछ परचेजिंग पावर बने। और वो था रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के कारोबार का बंदा, तो बंगले कहाँ से खरीदे, फ्लैट कहाँ से खरीदे, जिनके पास था भी उन्होंने कुछ किस्तें अदा भी की थी, उनसे बैंकों ने वापस ले लिए थे। तो उन्होंने किसी मुल्क में नई जंग शुरू नहीं की थी। ट्रंप ने किसी मुल्क में नई जंग शुरू नहीं की थी। अब इस वजह से अमेरिका का असले का सरमाएदार ट्रंप से नाराज था कि ये उल्लू का पट्टा निकले ताकि दुनिया में जंगी जुनून बने, वो सरमाया हमारा आगे बढ़े। अच्छा, इस वक्त अमेरिका की जो हुकूमत है वो ट्रंप के उलट के अंदरूनी मुल्क को हालात को देखेंगे और इनको समझाएंगे कि देखो हम अफगानिस्तान को छोड़ के आए। कामिल इकबाल ने हवाला दिया कि अफगानिस्तान में बच्चियां बेच रहे हैं, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की वीडियो आई है। और वो वीडियो किसने बनाई है? वॉइस ऑफ अमेरिका ने। उस वीडियो का अफगानिस्तान की बुरी सूरत-हाल के साथ साथ ये भी गौर करना चाहिए कि कहीं अमेरिका अपने मुल्क के शहरियों को ये तो नहीं बता रहा कि हम अफगानिस्तान से निकल के आए हैं तो अफगानिस्तान की ये हालत कि लोग भूखे मर रहे, 5 साल की बच्चियां फरोख्त, ताकि अमेरिकी अवाम को किसी और जंगी मुहिमजोई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मिडिल ईस्ट में ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से बहुत सारे अरब ममालिक उसके कंट्रोल से निकल रहे थे और ट्रंप के जमाने में अमेरिकी सरमाएदार ने यह सोचा कि इसराइल को अब आगे लाया जाए। वो अब अमेरिका की बी टीम के तौर पर मिडिल ईस्ट में अपनी हुक्मरानी दिखा। सऊदी अरब ने अमेरिका की इस ट्रंप की धमकी के बाद कि अगर हम सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेवारी से दस्तबरदार हो जाए तो ये किंग फैमिली 1 हफ्ते के लिए अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। उसके बाद उसने दूसरे रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए और उन्होंने ये देखा कि अब दुनिया तेल से बाहर निकल रही है। अभी वो जा रही है सोलर पर, वो जा रही है लिथियम पर, इलेक्ट्रिक कारों पर। तो पेट्रोल जो है उसका दौर पूरा हो रहा है। तो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए नई राहें तलाश की जो UAE दुबई वालों ने तलाश की थी। और ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों के दरमियान अमेरिका चाहता है कि जब कलश हो वो असला खरीदे। अब आपको याद होगा कि ईरान में खुमैनी की गवर्नमेंट थी और वो अमेरिका को सुबह उठते हुए शैतान बोलता था, शैतान अजीम, सोते हुए शैतान अजीम। 100 आदमी मार दिए कि ये शैतान अजीम के एजेंट थे। और जब इराक पर हमला हुआ तो असला किससे खरीदा? इसराइल से खरीदा।
اور جس سے اسلحہ خریدا جاتا ہے ان اسلحوں کو چلانے کی ٹریننگ بھی اسی سے لی جاتی ہے. لہذا ایران نے شیطان عظیم کے یہودیوں سے جا کے اسلحہ بھی لیا اور ان کی ٹریننگ بھی ان سے لی اور اپنے لوگ بھیجے اسرائیل. جو ہمارے پاسپورٹ پر پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, تو وہاں سعودی عرب میں بھی یہ پابندی تھی نا, اب وہ انہوں نے اٹھا لی. پاکستان میں بھی ہے ابھی تک. تو امریکہ چاہتا تھا کہ ایرانی اور سعودی یعنی مذہب اسلام کا شیعہ مسلک اور سنی مسلک ان کو آپس میں کنٹراڈکٹری تضاد ہمیشہ رکھا جائے, تاکہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے گلف کنٹریز جو ہے وہ ان کو ضرورت ہو ہماری کہ ہم ان کی حفاظت کریں. اور ادھر سعودی عرب نے اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیا. عراق میں امریکہ کی پالیسی ایسی کلٹی ہوئی کہ وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے عراق میں صدام کی حکومت ختم کر دی کیونکہ وہ ان کا دشمن تھا. لیکن جب انتخابات ہوئے تو نور مالکی آ گیا اور مالکی صاحب جو ہے وہ ایران سے جڑ گیا, تو امریکہ کا تو کام نہیں ہوا. اسی طرح امریکہ کی وہاں کامیابی نہیں, الٹا ایران نے یمن میں بیٹھ کر ایک نئی جنگ چھیڑ دی اور وہ جنگ یمن سے 2 محاذوں پر کر دی. دیکھیں کیسے ٹرکس ہوتی ہے. یمن وہ ملک ہے جس میں 1963 میں تیل اور گیس نکلا, اور تیل اور گیس یمن کا اس کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 33% تھا. وہ گھٹتے 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 5-6% تک آ گیا. 2005 میں یمن نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آؤ نیا تیل ایکسپلور کرو. انہوں نے 2011 میں تیل نکالا اور اس کو جی ڈی پی کا تقریباً 35-37% تک پہنچا دیا. تو یمن سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بندرگاہ چاہیے. اب یمن نے کہا کہ اگر ہم اپنا ادر پورٹ ان کو دے دیتے ہیں لیز پر تو پھر ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا آپ نیا پورٹ بنائیں. نیا پورٹ کس جگہ بن رہا ہے؟ تو نیا پورٹ بنانے کے لیے اس کو اس جگہ دی جو سامنے جبوتی ہے. اب جبوتی میں چین کا بحری بندرگاہ, ادھر بھی چین بندرگاہ. تو سعودی عرب کو اور امریکہ کو خطرہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو اس جگہ پر بندرگاہ بنا رہے ہیں کہ ادھر بھی چین اور بیچ میں سمندر ٹوٹل ہے 15 کلومیٹر چوڑا, تو جس وقت چاہے وہ بند کر دیں گے. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر چین کے خلاف سول وار شروع ہو گئی. وہ حکومت جس نے چین کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس کو گرا دیا. اب سعودی عرب اور گلف کنٹریز جو ہے وہ یمن میں امریکی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور امریکی مفادات کی جنگ کے لیے وہ چین کے خلاف بھی ہے, اس کی حکومت کے خلاف بھی ہے, ایرانی اثر کے خلاف بھی ہے. ایران کو پھر چین مدد دے رہا ہے, روس مدد دے رہا ہے کہ یمن میں امریکہ کو دور بھگاؤ اور یمن سے بیٹھ کر سعودی عرب پر حملے کرو تاکہ سعودی عرب کا اس علاقے سے اثر کم ہو. اب یہ ساری حکمت عملیاں ان تضادات کی نشانی بن رہی ہے کہ سعودی عرب کا تیل, ایران کا تیل, اور سب سے بڑی بات دنیا کے اندر بحری راستوں سے جو تجارت ہوتی ہے تیل کی, اس کا 70% جو ہے وہ اس یمن کے بندرگاہ سے گزرتا ہے. 70%. اب جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اسی طرح تجارت جو باقی ہوتی ہے کنزیومر گڈس کی, اسلحے کی, ادھر ادھر کی, وہ بھی ساری وہیں سے گزرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا تناسب کوئی 32-33% ہے جو اس راستے سے گزرتا ہے. یہ اتنی وہاں پر اہم ہے. تو اب چائنا کو وہاں بھی کنٹین, ادھر بھی کنٹین. سوڈان میں تیل نکالا, وہاں سول وار ہوئی, اس سول وار میں ریفرینڈم ہوا. ڈارفر کا علاقے یو این او کے ریفرینڈم کے نتیجے میں آزاد ہو گیا, اور صدر صاحب نے آزاد ڈارفور کے صدر نے اپنے حلف لینے کے بعد پہلی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ چین نے جو ہمارے علاقے سے تیل نکالا ہے اس کے معاہدے سوڈان کی حکومت سے تھے, ہمارے ساتھ نہیں تھے. لہذا اب ڈارفور الگ ملک ہے, وہ اپنا بوریا بستر اٹھائے سوڈان چلا جائے. تو تیل چھین گیا اسے. تو چین کو اس طرح وہ کنٹین کر رہا ہے. اب ہمارے خطے میں بھی یہی ہو رہا ہے. نواز شریف کی جو حکومت ختم ہوئی اس کے پیچھے بھی کچھ قصہ اس طرح کا ہے.
कि अमेरिका की नाराजगी थी पीपल्स पार्टी पर। उसकी वजूहत दो थी। एक कि आसिफ जरदारी शिया मसलक की वजह से थोड़ा ईरान की तरफ झुकाव था, लेकिन आसिफ जरदारी ताजिर आदमी था, लिहाजा वो चाहता था कि पाइपलाइन जो है, गैस की पाइपलाइन ईरान से अगर यहाँ आएगी तो हमारी तेल की जरूरतें कतर के मुकाबले में, सऊदी अरब के मुकाबले में आसानी से पूरे होंगे। तो उन्होंने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया, और वो गैस पाइपलाइन सिर्फ ईरान से नहीं आ रही थी, जिसको ताइपी गैस पाइपलाइन कहते हैं, वो ताजिकिस्तान से आ रही थी। तो अमेरिका ने कहा कि हरामजादा हमारे एक नौआबादियाती मुल्क में बैठा हुआ है, हमारी मर्जी के खिलाफ ये फैसले कैसे कर रहा है। फिर वो चीन के साथ पाकिस्तानी फौज का मामला था। जरदारी चीन के साथ सीपेक के मामला MOU साइन कर रहा था। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आया तो वो MOU एग्रीमेंट की शक्ल अख्तियार कर लिए और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। अब ये सीपेक का प्रोजेक्ट्स जो हैं वो न आसिफ जरदारी के थे न नवाज शरीफ के थे, ये पाकिस्तानी जनरलों के थे। और जनरलों ने मुशर्रफ के जमाने में जब अमेरिका ने मुशर्रफ से कहा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान की साइड में स्कर्दू के ऊपर इलाके दिए जाएं ताकि चीन के अंदर तखरीबकारी कराए, तो मुशर्रफ ने चीन को बताया, चीन ने पाकिस्तान को पैसे दिए और पाकिस्तान को खालिद टैंक, गाजी टैंक और पता नहीं क्या क्या टैंक का और असला बनाने की टेक्नोलॉजी दी कि जाओ बेचो, अमेरिका की आपको कोई परवाह नहीं। थंडर फाइटर जहाज की टेक्नोलॉजी दी, और थंडर फाइटर जहाज जो है वो कामरा में बनता है, अटक में, और उसका दुनिया के अंदर नुमाइश हुई 2018 में पेरिस में। उसके इतने ऑर्डर्स मिले कि पाकिस्तान उन 18 वाले ऑर्डर्स अभी तक पूरे नहीं कर पा रहा। ये चीन ने दिए। क्यों दिए? कि नाराजवादों का मुंह बनता है कि अमेरिका से मिलकर हमारे यहाँ तखरीबकारी करेंगे। अच्छा, अब वो अमेरिका जो कहता है ना कि हमारे साथ तो डबल गेम खेलते रहे ये लोग, वो यही डबल गेम थी कि उनसे पैसे भी लेते थे, उसके खिलाफ हरकतें भी करते थे। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के बाद एक तरफ तालिबान को टास्क दिया है कि तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, इन ममालिक में हमारी हिकमत अमली के मुताबिक उन बॉर्डर एरिया से उन प्रॉक्सीज को आप गुंजाइश देंगे जो वहां मुदाखलत करें, और चीन के लिए वहां से मुदाखलत हो रही है। ये पिछले दिनों की बात है, कोई 10 दिन हुए कि यहाँ खबरें छप रही, छुपाए रखी, लेकिन ये कहीं से खबर लीक हुई रशियन टीवी से, RT से। उसमें ये खबर आई कि चीन ने अफगानिस्तान में काबिल हुकूमत से कहा है, क्योंकि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते ना, उन्होंने उनसे कहा कि आपके इलाके से हमारे मुल्क में मुदाखलत हो रही है, इसको रोको, वरना हम आपके इलाकों में सरहदी खिलाफ वर्जियां करके घुसकर उनको मारेंगे। ये वार्निंग थी। इसी तरह की ईरान वार्निंग दे चुका था पहले ही। अच्छा, अब अमेरिका की कोशिश ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मामला तय करे। उसके लिए नवाज शरीफ को हटाना भी था, और बाजवा जब वहां गया तो उसको पेंटागन में गार्ड ऑफ ऑनर मिला, और पाकिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर एक मिला अयूब को, दूसरा मिला ज़ियाउल हक को, तीसरा मिला बाजवा को। कहा? अमेरिका के फौजी हेडक्वार्टर पेंटागन में। जब ये उनको, ये मुशर्रफ को भी नहीं मिला था, हम उसी वक्त समझ गए कि इनको कोई बड़ा टास्क मिला, और वो टास्क ये था कि पाकिस्तान चीन से हटकर अमेरिका की तरफ जाए, इंडिया के साथ दोस्ती करे, और इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर अमेरिकी मफादात के लिए चीन में गड़बड़ करे। और इसमें रुकावट है पाकिस्तान की ISI, क्योंकि ISI के मफादात जो है वो है जिहाद बिजनेस वाले। वो कहते हैं वो जारी रहना चाहिए, हिंदुस्तान से दोस्ती कैसे करेंगे। और फिर जनरल भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से दोस्ती हो गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा, बजट कैसे मिलेगी, हम क्या करें। इस वजह से फौज के अंदर 3-4 किस्म के ग्रोह, एक तजादात की कैफियत बन गई है। एक तो प्रॉब्लम कर दिया जरदारी ने कि जनरल कियानी को अरबों डॉलर रिश्वत दे दी
آپ نے دیکھا ہوگا زرداری جب پریزیڈنٹ تھا ہر روز خبر آتی تھی، تصویر آتی تھی کہ کیانی زرداری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے منہ میں اتنا مال ڈالا کہ انہوں نے آخر ایک جزیرہ خرید لیا آسٹریلیا میں. اور کام کیا لیا؟ اب فوج کرے وہ تو بڑا ظلم ہو گیا. 18ویں آئینی ترمیم کے باقی چیزیں نہیں، NFC ایوارڈ، مالیاتی ایوارڈ. مالیاتی ایوارڈ میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ 42% مرکز کا ہوگا، 42.5%، 57.5% صوبوں کا ہوگا. اور NFC ایوارڈ کو ضمانت دی گئی 18ویں ترمیم میں کہ کبھی اس میں تبدیلی کی گئی تو وہ تبدیلی صوبوں کا شیئر بڑھایا جا سکتا ہے، گھٹایا نہیں جا سکتا. اب یہ جنرل کہتے ہیں کہ یہ نواز لیگ پر پی پی پر دباؤ ڈالے، یہ ترمیم تبدیل کریں تاکہ NFC ایوارڈ نیا کرے. ابھی NFC ایوارڈ وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کر رہے، نہیں مانا گیا. اب ایک دوسری حکمت عملی سندھ میں چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بڑی ٹرکی بات ہے کامریڈ نیک محمد. پاپولیشن سینسس کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ 10 سال. ابھی کتنے سال ہوئے؟ یہ ہوئے پہلا 4 سال، چوتھا سال چل رہا ہے. ابھی پاپولیشن سینسس کی طرف جا رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ چوتیا پہ میں ایگریمنٹ کر کے آئی ہے کہ کرو. وہ کیا؟ جماعت اسلامی، NQM، PTI یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی میں دھوکہ کیا گیا. اب تیاری یہ ہو رہی ہے کہ سندھ کی پاپولیشن میں کراچی کے علاوہ باقی سندھ کی پاپولیشن 3 کروڑ ہوگی، 4 کروڑ کراچی ہوگی. جب 4 کروڑ کراچی ہو جائے گی تو کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. جب کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی تو چیف منسٹر کراچی سے آئے گا. PTI اور NQM اور دوسرے گروپ ملا کر وہ جو وزیر اعلیٰ بنے گا وہ NFC ایوارڈ میں فوج کے مطابق ایگریمنٹ کرے گا. یہ پیپلز پارٹی نے چوتیا پہ میں دھندا کر لیا ہے کہ ان پر کتنا بھی دباؤ ڈالا یہ NFC ایوارڈ پر نہیں، تبدیلی پر راضی ہوئے. نواز لیگ تو خیر، اسحاق کا انٹرویو آیا تھا اسحاق ڈار کا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے لیکن معقولیت کے ساتھ اس پر غور کیا جا سکتا ہے. نواز شریف نے وضاحت کی کہ نہیں، یہ صوبوں کا ایسا کم نہیں کیا جائے. یہ الگ سوال ہے کہ صوبوں کو ہزاروں ارب روپے ملے ہیں، سندھ کو 6-7 ہزار ارب ملے ہیں، یہ سب حرامزادے کھا گئے. بلوچستان کو ہزاروں ارب ملے ہیں، سب کھا گئے، عوام پر خرچ نہیں ہوا. لیکن اگر مرکز کو دیتے ہیں تو کس کے پیٹ میں جائے گا؟ وہ حرامی جو ہمیں مارتے، جو ہمارے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے، ان کی عیاشیوں پر خرچ ہو. تو یہ ایک کرائسس چل رہا ہے. اور فوج کے اندر کرائسس یہ چل رہا ہے کہ ہماری آمدن کو کیسے بڑھایا جائے. اور جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کو اپوز کر رہے ISI والے اور خود ان سروس فوجی، جس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ پاکستانی فوج سے بے شمار افسروں کو نکالا گیا اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی داخل کر دیا. اب یہ اندرونی تضاد ہے. یہ تضاد کس جگہ بیٹھے گا؟ حکمرانوں کے اس تضاد کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں تھوڑی بہت جو ہے سازش لگی ہے کہ انہوں نے ان فوجیوں کا کیس بھی سننے کے قابل قرار دے دیا. اور تھوڑے بہت جج جو ضمیر والے تھے وہ سامنے آنے لگے. یہ صفایا ہو جاتا قاضی فائز عیسیٰ کا اسی طرح جیسے وقار سیٹھ کا ہو گیا، لیکن جنرلوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں وہ بچا ہوا ہے. اچھا، اب جب ان کی لڑائیاں اس طرح چل رہی ہیں، ملک کو چلا نہیں پا رہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. ملک کی معیشت تباہی کی کس سطح تک پہنچی ہے؟ ہم تو رو رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہے نا. آپ ہمارے گھر میں وہ کرائسس نہیں آیا جو لاہور میں ہے، جو کراچی میں ہے. میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں. سرخ پرچم کا ابھی جو شمار آیا ہے اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ معاشی تنگ دستی و سماجی بحران کی وجہ سے خودکشیوں میں صرف 2021 میں 8% اضافہ ہوا ہے.
एक साल में 8% खुदकुशियों में इजाफा हुआ है। इस माशी समाजी बहरान को सरमाएदाराना लूटमार हुकूमत के अंदर बैठे माफियाज ने जिस तरह माशी समाजी बहरान को बढ़ाया है, उसमें मजीद गहराई कोरोना ने पैदा की है। खानदानी निजाम टूट रहा है। ताजा तजियों के मुताबिक तलाक या खलाक, जो औरत तलाक के लिए अप्लाई करती है, तलाक या खला के मुकदमात में सिर्फ कराची में 2021 में 700% इजाफा हुआ। 700%। साल 2020-2021 के 2 सालों के दौरान सिंध में 5,891 केस रजिस्टर हुए तलाक के। पंजाब के सिर्फ एक शहर लाहौर में 2021 में 1 लाख केस रजिस्टर हुए एक शहर में। ये समाजी बहरान, ये जिस माशी हालात की वजह से समाज में बहरान पैदा हुआ है, उसके नतीजे में मुल्क एक किस्म की खाने जंगे की तरफ भी जा रहा है, और एक तरफ जो है एक समाजी बहरान के नतीजे में फैमिली टूट रही है। आपने देखा होगा कि लाहौर में औरत बच्चों को लेकर फरोख्त कर रही थी। कराची में कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली। हुक्मरानों की नाइल उस तरफ तवज्जो ही नहीं है, माल बटोरने में आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। अवाम की ये हालत बन गई है, और सूबों की एक्सप्लॉयटेशन इतनी शदीद हो गई है कि कोई हिसाब ही नहीं है। बलूचिस्तान का पूरा सिंडक खाली हो गया। चीन की मईशत अरबों डॉलर से रिच हो गई। बलूचिस्तान के लोगों को चमड़े की एक जुत्ती भी नहीं हासिल। इसी तरह सिंध का कोयला जा रहा है। अब आलम यह है कि यहाँ पर है लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, जो हम आप सारी तकरीरों में सुन चुके। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? और ये हुक्मरानों की देखे कि बिल्कुल गिद्ध की तरह, मरे हुए जानवर को जिस तरह गिद्ध टुकड़ा छीनने के लिए आपस में लड़ती है, जो भेड़िए आपस में लड़ते हैं, इसी तरह हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। वहां भी जिक्र हुआ कि किसान को, काश्तकार को खाद न मिले और हुकूमत रैली निकाले, सिंध हुकूमत किसानों के साथ। और वो मेरा जाती तजुर्बा है कि खाद फैक्ट्रियों से हजारों बोरियां पीपल्स पार्टी के लीडरों ने ले ली। मेरा बेनोई पीपल्स पार्टी का लीडर है, वो पहले एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जज था, वहां से रिटायर हुआ, पीपल्स पार्टी का लीडर है। उसका दामाद ने मेरे भाई से कहा कि भाई आपको खाद नहीं मिल रही, मेरे पास 100 बोरी पड़ी है, कितने में लोगे? तो उन्होंने कहा भाई 1800 मिलती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए 30 बोरी, लेकिन मैं आपको 2000 दूंगा। उन्होंने कहा मैं 2200। इनको पता चला वो 22 देने को तैयार है, तो उन्होंने उनसे कहा कि 2500 में मैं सारी 100 बोरी खरीदता हूँ, क्योंकि वो 3000 में बिक रही थी। अब ये आलम है उस मेरे चचाजाद भाई के, बेनोई के दामाद के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है। और ये डार्की में जहाँ खाद फैक्ट्रियां हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी के एमपीए एमएनए, उन्होंने हजारों बोरियां ली और उन डीलरों को फरोख्त की, उन्होंने ब्लैक पर बेचा, आधा आधा इन्होंने कमाया। तो ज़राअत तबाह, सनअत तबाह, समाजी बहरान सतह पर। ऐसी सूरत हाल में ये हुक्मरान पार्टियां और ये निजाम अवाम को कुछ नहीं दे सकता। अब इसके खिलाफ अवाम लड़ाई लड़ेगा। और ये सिर्फ हमारा आलम नहीं है, इंडिया का आलम देखिए। इंडिया में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद गुर्बत और मुफलिसी में जो पहले रेशो था वो था 49%, इस वक्त 71% पहुंच गया। पाकिस्तान में जो 37% था वो बढ़कर 56% गवर्नमेंट मान रही है। महंगाई डबल डिजिट लोगों को समझ में नहीं आता, यानी 1010 ये डबल डिजिट हो गया। अब उससे डबल डिजिट कर रहे हैं, 17% तक पहुंच गया। सीधा सीधा बताओ ना, 17% है, डबल डिजिट है। और इस सूरत हाल में इंडिया में लोगों को नुस्खा क्या बेचा जा रहा है? अब जमहूरियत का नुस्खा जो है वो तो काम का रहा नहीं। जब तक सोवियत यूनियन था तो जमहूरियत का नुस्खा बेचते थे, अब वो सोवियत यूनियन भी नहीं रहा और जमहूरियत के नुस्खे से
पैदा कौन हो रहा है? मोदी जैसा फाशिस्ट। इसराइल में वो क्या नाम है उसका, उस तरह के फाशिस्ट। तो अब है मजहब का नुस्खा बेचो और उसी पर लोगों को लड़ाओ, नस्ली बुनियाद पर तकसीम करो। इस वजह से पाकिस्तान में हम कम्युनिस्टों की एक अहम जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी ये है कि हम यहाँ पर मौजूद तजादात का ठीक तरह तज्जिया करें और उन तजादात को यूटिलाइज करें। वो कैसे? कि यहाँ पर सूबों के दरमियान कौमी तजाद मौजूद है, यहाँ पर है मेहनत सरमाए का तजाद मौजूद है, यहाँ पर हुक्मरानों और काश्तकारों का तजाद मौजूद है, यहाँ पर हुक्मरानों और सनतकारों का तजाद मौजूद है। इन तजादात को कैसे एड्रेस किया जाए? अगर मैंने मीरपुर आजाद कश्मीर में तकरीर करते हुए कहा कि अलमिया है कौम परस्तों का, कि सिंधी कौम परस्त कहता है कि सिंध के हुकूक मैं लूंगा, बाकी तो सारे बदमाश है। पख्तून कौम परस्त कहता है कि हमारा क्या जाए सिंधियों से, हमारा क्या जाए किसी से, हम अपने हक खुद लेंगे। बलोच कहता है कि मैं 4 मरतबा जंग लड़के शिकस्त खा चुका हूं, लेकिन लड़ूंगा अकेले, बाकी से नहीं मिलूंगा। हम कम्युनिस्ट कहते हैं कि जो वाकईतन नेशनलिस्ट है, जो पेट परस्त नहीं है, कौम परस्त है, पेट परस्त नहीं है, वो जमहूरी सियासत कर रहे हैं या गैर जमहूरी सियासत कर रहे हैं, उनको पंजाब के मेहनत कश तबके के साथ बिठाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर वो नहीं होगा तो बलूचिस्तान में 2 आदमी मरेंगे, पंजाब में प्रोपेगेंडा होगा कि 2 पंजाबी मार दिए भाई, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए सिंधियों ने पख्तूनों को मार दिया, और सिंध में ही 2 सिंधी मारे गए तो पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि पख्तूनों ने अफगानियों के साथ मिलकर सिंधी मार दिए। और ये लियारी में रोज खेल होता है। इनको एक जगह पर यूनाइट जो है वो होकर लड़ाई लड़नी होगी, और पंजाब के मेहनत कश तबके को बाकी मजलूम कौमों के नुमाइंदों के साथ बैठने का फर्ज जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी अदा कर सकती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये फर्ज आ गया कि किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई उसको मुनज़्ज़म करे, और मजलूम कौमों की लड़ाई पंजाब के मजलूम तबके के साथ पुल बनाए और उस लड़ाई की मुश्तरका शक्ल बनाए। अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा शौकत जैसे आदमी, सादिया जैसे लोग, बलोच, सिंधी, पख्तून, कश्मीरी, गिलगिती कौम परस्तों के साथ बैठकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और पंजाबी जनरलों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो हिंदुस्तान के एजेंट है, क्योंकि वो तो पंजाबी तुम्हारे भाई बैठे हुए हैं उनके साथ। और आज ये हुक्मरान तबकात की पार्टियां पाकिस्तान में इलेक्शन इंतजाम ने हमें बहुत फायदा दिया है कि भाई जमहूरियत देख ली, और ये हुक्मरान तबकात की पार्टियां जो बिचारी होकर मुंह लटकाए हुए हमारे पास आती थी कि फौज ने हमें ठुड्डा मारकर निकाल दिया, वो अवाम के सामने नंगी हो गई। और सिंध में तो बहुत जबरदस्त नंगी हो गई कि पीपुल्स पार्टी का सिंध में नाम ले तो वडेरों की पार्टी, पीपुल्स पार्टी का नाम आया माने वडेरों की पार्टी। और कामरेड ने ठीक कहा कि सिंध में पीपुल्स पार्टी को वोट पड़ता है कौम परस्ती की वजह से। अगर ये जनरल और ये जनरलों के टाउट जो यहाँ बैठे हुए हैं वो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ उल्टी जुबान इस्तेमाल न करें, जैसे अभी टंडोर लहियार के वाक़े में एमक्यूएम ने जिस तरह की हरकत की, पीपुल्स पार्टी ने उसका जवाब दिया। अब प्रॉब्लम हो गया कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे, सिंधी जाहिर है पीपी को वोट दे, महाजर एमक्यूएम को वोट दे। अभी शाहिद सैयद पख्तून एएनपी वाला एमक्यूएम वालों से मिला है और वो इलेक्शन में इत्तेहाद कर रहे, तो सिंधी क्या करे? पीपुल्स पार्टी के पांव पड़े ना। इसका मुकाबला करने के लिए हमें मेहनत कश तबके के इश्यूज को उभारना चाहिए, उनकी लड़ाई को तेज करना चाहिए। और ये कम्युनिस्टों का उसूल होता है कि अवाम की लड़ाई इश्यूज के बुनियाद पर लड़ते हैं, मेंबरशिप नजरिए के बुनियाद पर करते हैं, लेकिन अवामी लड़ाई जिदोजहद जो है
وہ عوامی ایشوز کے بنیاد پر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح آج ہم نے کیا اس طرح پورے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو، مہربانی.